तो आप कहेंगे 2025 में जो सांसद आपका राज्यसभा में बनेगा, राज्यसभा का सदस्य बनेगा, तो 2031 तक रहेगा। तो फिर कैसे 2 वर्ष में 1/3 सदस्य होंगे? तो इसका जो इंतजाम है वो हमारे जो संविधान सभा थी उसने पहले ही खोज लिया था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। तो उन्होंने क्या कर दिया था, शुरुआत में ही ये व्यवस्था की गई कि 1952 में तो पहली लोकसभा का गठन हुआ, तो 1952 में ये व्यवस्था की गई कि जो कुछ लोग यहाँ पर बनेंगे वो 2 वर्ष के लिए होंगे, 2 वर्ष के लिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 4 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो 6 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। पहले ही ये व्यवस्था कर दी गई। अब कोई आदमी क्यों चाहेगा कि भाई मैं 2 वर्ष तक रहूं, मैं 4 वर्ष तक रहूं, या सब चाहेंगे ना फुल टर्म्स के लिए रहें, 6 वर्ष के लिए रहें। आपसे कहा जाए कि आपको सांसद, आप आज तो ये कह सकते हैं ठीक है जी कोई नहीं 2 साल का ही बना दो, लेकिन जब आपके अंदर वो योग्यताएं होंगी तो आप क्या चाहोगे कि फुल टर्म के लिए रहें, यही चाहेंगे ना। तो फिर 2 वर्ष के लिए क्यों? तो इसका इंतजाम क्या किया उन्होंने बोला कि इसको हम लॉटरी सिस्टम से करेंगे। यानी आप राज्यसभा के सब चुन के आए सारे लोग जितने भी थे राज्यसभा में, सबके नाम की पर्ची डाल दी गई, लॉटरी डाल दी गई। लॉटरी समझ रहे हैं? कि सबके नाम की पर्ची आई कि पहले एक काम करो, एक बॉक्स सबकी पर्ची डाल दी, और पर्ची उठाई गई कि भाई इसमें जो पर्ची का नाम निकलेगा वो सब लोग 2 वर्ष के लिए होंगे। तो जिसका भी नाम आया उसमें, तो इसमें कोई आपका किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हुई, कोई आपका डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुआ, कोई भेदभाव तो नहीं है किसी के साथ में। लॉटरी इसीलिए होता है, लॉटरी का मतलब होता है जैसे मान के चलो एक कोई प्लॉट है ज़मीन का, उसके लिए आवेदक 100 हैं, 100 लोगों ने इस प्लॉट की चाहत रखी और सरकार इस प्लॉट को बेचना चाह रही थी, तो सरकार क्या करेगी, लॉटरी निकाल देगी, 100 लोगों के नाम इसमें डाल देगी, और एक छुटकू बच्चे को बुलाया जाएगा जो नादान सा बच्चा है, इनका किसी का संबंधी नहीं होगा, उससे कहा जाएगा कि भाई आकर के 5 लोगों को, 100 लोगों ने आवेदन किया था लेकिन प्लॉट 1 है या 5 है, तो कितनी पर्ची उठा लेगा वो, 5 पर्ची उठाएगा। तो इसमें कोई पार्शलिटी नहीं होती, ये तो क्या हो गया, लक हो गया, ये तो उसका भाग्य है कि उसके हिस्से में ये आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो क्या होगा फिर, यहाँ पर कुछ लोग 2 वर्ष के लिए हुए, तो बताओ जो 2 वर्ष के लिए चुने गए होंगे वो कब रिटायर हो गए होंगे, 1924 में। और यही किया गया था कि 2 वर्ष के लिए जो चुने गए थे वो 1/3 सदस्य थे, तो 1/3 1954 में हो गए होंगे रिटायर, यस और नो। फिर 2 वर्ष बाद ये जो जिनका 4 वर्ष का हो गया होगा, तो यानी जो 1954 में चुना गया होगा, फिर 1952 से कोई आपका कब तक रहा, 1954 तक रहा, 1954 में फिर चुन लिए गए होंगे, तो वो रहेंगे 1960 तक, वो 1960 तक रहे होंगे। फिर ऐसे ही कुछ ऐसे होंगे जो 1956 में, 1956 में रिटायर हुए होंगे, उनकी जगह जो चुने गए होंगे फिर वो 1962 तक रहे होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो पूरे 6 वर्ष तक, तो वो 1958 तक रहे होंगे, इनके बाद में जो चुने गए होंगे वो 1964 तक। तो खुद ही 2 वर्ष का अंतर पैदा हो गया या नहीं हुआ? यानी ये सिस्टम हमारा सेट हो गया कि हर 2 वर्ष पर, हर मतलब एवरी 2 ईयर्स में आपका 1/3 मेंबर रिटायर होते रहेंगे और प्रोसेस बन जाएगा आसानी से। बात क्लियर है? आज के बाद तो ये डाउट नहीं रहेगा इस तरह का। तो ये मिटा सकता हूँ मैं, ये मैं मिटा सकता हूँ यहाँ से, आप कहेंगे हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, मुझे बताएं एक बार। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये चीज़ें मैं उपराष्ट्रपति में आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वो होते हैं आपका उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं पूरा या नहीं जी? तो यानी कि आपको अब सभापति को पढ़ने की जरूरत नहीं बची, बात तो यही हुई ना जी। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होंगे इसके? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑफ राज्यसभा विल बी वाइस प्रेसिडेंट। ये तो आसान सी बात हो गई। दूसरी आसान बात समझो, जो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा में शक्तियां प्राप्त हैं, यानी कि स्पीकर को उसकी कार्यवाही से जो शक्तियां प्राप्त है, वही सारी की सारी शक्तियां किसको प्राप्त है? वही सदन के संचालन में राज्यसभा के सभापति को प्राप्त हैं। बात कॉमन हो गई, क्योंकि ये भी सदन के प्रमुख है, वो भी सदन के प्रमुख है। लेकिन किन स्थितियों में नहीं होगा?
जैसे मैं आपसे बोलूं, एक स्थिति ऐसी हो गई जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है कि वो धन विधेयक का निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इस पर जो फाइनल डिसीजन होगा वो स्पीकर का होगा। क्या ये अधिकार राज्यसभा के आपका सभापति को प्राप्त है? क्या ये जो अधिकार है ये आपका, मुझे बताइए आप, कि ये आपका चेयरमैन को प्राप्त है? तो स्पीकर और चेयरमैन के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे लोकसभा बिल, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, अब आते हैं, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, मैं आपसे आज पूछना भी चाहूँगा कि जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति थी वो किस आर्टिकल के तहत हुई थी? तो वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जो प्रमुख हैं, या पूछें जो दूसरा प्रमुख है, उन सब की नियुक्ति हमने बात की थी आर्टिकल 93 में। मैंने कहा था यहाँ पर संसद के सदन के प्रमुख का चुनाव है। तो जहां पर लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 93, सारे लोगों ने बताया आर्टिकल 93, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। तो आर्टिकल 93 में ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो आर्टिकल 93 में ही फिर आपका क्या बात करेंगे, सेम स्थिति। हटाए जाने की बात किस में की हमने? हटाए जाने की बात किस में की हमने? बोले भी फटाफट से, कल की बातों को रिपीट करके बता। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं। अब आगे की स्थिति पर बात करते हैं। एक स्थिति और आएगी, वो स्थिति क्या है कि जो सभापति होंगे, सभापति अपना इस्तीफा किसको देंगे? सभापति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। क्योंकि उपसभापति को क्यों नहीं देते जी? वहां पे तो आपका उपाध्यक्ष की बात थी। क्योंकि ये सदन के सदस्य नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सभापति अपना इस्तीफा, रेजिग्नेशन ऑफ, रिजाइन ऑफ चेयरमैन, रिजाइन ऑफ चेयरमैन टू द प्रेसिडेंट, टू प्रेसिडेंट, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोलेंगे? उपसभापति अपना इस्तीफा किसको देंगे? जो डिप्टी चेयरमैन है, उपसभापति अपना इस्तीफा, उपसभापति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपसभापति का मतलब क्या हो गया? रिजाइन ऑफ डिप्टी चेयरमैन, रिजाइन ऑफ डिप्टी चेयरमैन, ये किसको अपना इस्तीफा देंगे? तो ये चेयरमैन को, इसको सभापति को, ताकि वो फिर नया उपसभापति किसी को चुन पाए। सभापति को टू चेयरमैन, टू चेयरमैन। अच्छा, कुछ स्थितियां मैंने आपको बताई थी, ये आपको पता होना चाहिए कि, चलो लिख कर बताते हैं। वो स्थितियां ये थी, एक शब्द आता है कोरम, उसको लिखना, कोरम, गणपूर्ति। आप अक्सर इसको परीक्षा में देखोगे। हमने क्योंकि दोनों सदनों की बात कर ली, तब आप समझ पाओगे कोरम क्या है, गणपूर्ति क्या है। तो कोरम को हम डिफाइन करेंगे आपका कि भाई, जैसे लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती है, मुझे ये बताओ। तो अधिकतम सीटों का जो प्रावधान था वो आपका 552। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। उपसभापति राज्यसभा के सदस्य भैया होते हैं, नहीं होते हैं? दोस्त, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ जो सभापति है वो सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं, और उपसभापति आपका राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सिर्फ एक स्थिति पर विचार करना है आपको, राज्यसभा के जो सभापति हैं वो नहीं होते, यानी कि उपराष्ट्रपति किसी सदन का हिस्सा नहीं होता है। ये हमने आपको बताया था आर्टिकल 64 में और 89 में, ये तो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं ना। अच्छा, कोरम क्या होगा? तो आप कहेंगे कोरम का मतलब, हम बोले अगर कोरम, तीन चीजों पे हमको बात करनी पड़ती है। कोरम, लोकसभा में कोरम क्या होगा? राज्यसभा में कोरम क्या होगा? और तीसरी स्थिति ये आएगी कि जब दोनों एक साथ बैठ गए हों, ज्वाइंट सिटिंग हो, संयुक्त बैठक में कोरम क्या होता है? संयुक्त बैठक में, ज्वाइंट सिटिंग जब हो आपका, यानी कि हाउस ऑफ पीपल में, आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, और साथ में आपका ज्वाइंट सिटिंग जब हो, जेएस बोलते हैं इसको, ज्वाइंट सिटिंग। तो क्या होता है, जितने हमारे सदस्य हैं टोटल,
सदस्य कौन से देखे जाएंगे, अधिकतम या फिर आपका अधिकतम सीटें तो आप जानते ही हैं। सदस्य देखे जाते हैं वर्तमान, तो क्या बोलेंगे, गणपूर्ति को हम लिखेंगे, आपका गणपूर्ति होती है वर्तमान सीटों का 1/10। 1/10 कह दें, या 1/10 को हम 10% कह सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल कह सकते हैं। भाई किसी भी आपका जो भिन्नात्मक संख्या है उसका प्रतिशत कैसे बनाया जाता है, गुणा 100 करके, 1/10 गुणा 100 तो 10% आ जाएगा। कॉमन सी बात है। तो लोकसभा में कितना हो जाएगा, आपको संख्या बतानी है मुझे। तो लोकसभा में मैंने बोला वर्तमान सीट कितनी है, तो वो 543 है। 543 और 543 का 1/10 अगर हम करें तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 54.3 आएगा। और 54.3 में आदमी ला सकते हैं क्या, आप कहेंगे नहीं, 55। तो कोरम वो है कि वर्तमान सीटों का 1/10 होता है कोरम। राज्यसभा कितना होगा, 245 का 1/10 अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा बताइए, 24.5 हो जाएगा। अगर मैं संयुक्त बैठक की बात करूं तो संयुक्त बैठक में कौन होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी कि 543, 24.5 पॉसिबल है क्या, आप कहेंगे नहीं भैया 25 करना पड़ेगा इसको, कितना 25। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा कितना, 500, 700, 780, कितना हो गया, 780 और 788, टोटल कितना हो गया दोनों का, वर्तमान सीट 788 होंगी। और 78.8 यानी कि किसको क्या बोल देंगे हम, 79 हो जाएगा जब इकट्ठे बैठे हैं। तो यानी कि जितना कोरम बताया गया है उतने सदस्य मौजूद होने चाहिए। उतने सदस्य यदि मौजूद नहीं है तो सदन की प्रक्रिया नहीं चलेगी। यानी कि लोकसभा में कभी ऐसा होगा कि आपका 54 लोग आ गए तो उस दिन क्या सदन की बैठक हो सकती है। तो गणपूर्ति का मतलब क्या हो गया, गणपूर्ति का दूसरा मतलब वर्तमान सीटों का 1%, सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य। सदन की कार्यवाही मतलब उस हाउस का जो साथी आपका कार्यवाही होगा, कार्यवाही के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य, कम से कम है ये, इससे ज़्यादा जितने भी हों, चाहे सारे आ जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए। मिनिमम नंबर्स फॉर हाउस, मिनिमम मेंबर्स फॉर हाउस, ठीक है, इतने चाहिए हमको कार्यवाही के लिए। और मान के चलो 24 सदस्य आए राज्यसभा में तो कार्यवाही हो पाएगी। संयुक्त बैठक के लिए कभी बैठे, क्या आपका 78% आ गए तो क्या संयुक्त बैठक मानी जाएगी उसको, तो आप कहेंगे नहीं, उसको नहीं माना जाएगा। बात क्लियर है। तो गणपूर्ति हमेशा याद रहेगा, इस बात में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, जब हमने आपको बताया था राष्ट्रपति साहब अध्यादेश जारी करते हैं तो वो किस अनुच्छेद से जारी करते हैं, अध्यादेश। अध्यादेश कब होता है, जब संसद ना चल रही हो। तो संसद ना चल रही हो तो उसके लिए कुछ चीजें हैं, आप तभी समझ पाओगे। आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 क्या बताता है, वो संसद के सत्र बताता है। संसद के सत्र, संसद के सत्र से मतलब क्या होता है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। दोनों की बात हम कर रहे हैं, लोकसभा की भी और राज्यसभा। जब संसद बात करें तो समझ जाना दोनों की बात हम कर रहे हैं। संसद के सत्र कितने होते हैं, तो याद रखना संसद के सत्र होते हैं 3। 3 सत्र कौन कौन से होते हैं, एक पहला तो बजट सत्र होता है आपका, अभी चूंकि इनका जिक्र आया था तो इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। एक मानसून सत्र होता है आपका, जो मानसून के दिनों में चलता है, मानसून आता है जब भारत में। और तीसरा होता है आपका शीतकालीन सत्र, जो सर्दियों में चलता है। जैसे मैं आपसे कहता था कि नेताजी आपकी तरह, जैसे आप हर रोज पढ़ाई करते हैं, नेताजी हर रोज काम करते हैं क्या, तो ये तो होता है बजट सेशन। बजट सेशन। मानसून सत्र होता है आपका मॉनसून सेशन। और तीसरा आपका विंटर सेशन। अब नेताजी आराम कितने दिन करते हैं ये आपको देखना है। तो जो बजट सत्र है वो चलता है आपका कब से, फरवरी से लेकर के और मई तक। मई के बाद में छुट्टियां हो जाती हैं संसद की, और मई के बाद में सीधे आते हैं जुलाई में। जुलाई से ये चलता है आपका सितंबर तक।
सितंबर के बाद में फिर अक्टूबर की छुट्टियां हो जाती हैं, और फिर नवंबर और दिसंबर, दिसंबर से फिर छुट्टियां हो जाती हैं, और फिर नेताजी आराम करते हैं